नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में तो आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा और यह भी जान लिया होगा कि आखिर नेपाल का ये जेनजी प्रोटेस्ट क्यों हुआ, क्या थी इसके पीछे की वजह और क्यों जेनजी इतने उग्र हुए। इतना तो आपको पता ही होगा कि नेपाल में हैव और हैव नॉट के बीच में काफी ज्यादा गैप है। एक तरफ हम देखते हैं जो हिल्स में रहने वाले जिनके पास सब कुछ है, और जो एक तरफ दूसरी तरफ हम देखते हैं मधेसी लोग जो कि तराई के क्षेत्र में रहते हैं, जो मेहनत करते हैं और उनके पास इकोनॉमिक का पॉलिटिकल पावर कुछ नहीं है। लेकिन अब इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि नेपाल में जो प्रधानमंत्री हुए, जो अभी आपका चुनाव हुआ है, उसके बाद पहले मधेसी प्रधानमंत्री कौन होते हैं मधेसी, और क्या है उनका एहसास या क्या है उनका महत्व हमारे बिहार के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे भारत के लिए। क्योंकि एट द एंड जो नेपाल के साथ हम बात करते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता, वो इन मदेशियों के साथ ही होता है। बेसिकली जो हिल्स पे रहते हैं वो थोड़ा प्रो चाइना आपको नजर आते हैं, लेकिन जो मदेशी लोग होते हैं वो मोस्टली देखा गया है कि वो उनके साथ क्योंकि हमारा रिलेशन होता है तो वो थोड़े से प्रो इंडिया होते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो नेपाल में पहली बार कोई मदेशी पीएम बना है, कौन बने, क्या है संबंध बिहार से, आइए इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो किसी साउथ इंडियन फिल्म के हीरो की तरह दिखने वाले ये और कोई नहीं है, ये है नेपाल के बालेंद्र शाह, जो कि पहले मदेशी प्रधानमंत्री होंगे। तो सबसे पहले मदेशी होते कौन है, तो मदेशी कौन होते हैं इसको जानने के लिए आपको इस नक्शे में समझना होगा। देखिए यह है नेपाल का नक्शा, यहाँ पर है आपको हिमालय का ऊंची ऊंची चोटी से माउंट एवरेस्ट, ये सब सारा चीज है। ये जो बीच में है इसको हम कहते हैं हिल्स एरिया, जो घाटी एरिया है, हिल्स एरिया है, घाटी एरिया है, हिल्स। और जो ये जो बिहार यूपी के बीच में जो बॉर्डर एरिया है, तराई एरिया है, इसको हम यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको हम कहते हैं मधेसी। ये लोग खेती करते हैं और पूरे नेपाल का 70% इकोनॉमी यही लोग चलाते हैं। लेकिन इनको पॉलिटिकल पावर नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता है, देखिए नेपाल का बदमाशी देखिए। तो यहां पर आपको सब जो बैठा हुआ है, ओली फोली जितना भी नाम सब है, ये सब करते क्या थे कि नेपाल जैसा छोटा देश है, अब यहाँ पे फेडरलिज्म की कोई आवश्यकता है, लेकिन ये लोग क्या किए कि यहाँ पे फेडरलिज्म कर दिए। देखिए ना कैसे कैसे राज्य को बांट दिए। तो इस टाइप से राज्य को जो बांटे, दिख रहा होगा आपको अलग अलग टाइप से राज्य को, कोई ऐसा प्रोविंस नहीं बचा जहां पे मधेसी लोग मेजोरिटी में हो। तो सारा राज्य में ये लोग अपना सरकार चलाया, करप्शन किया, नेपो किड्स जो अपने बच्चा सब है उस सबको ज्यादा बढ़ावा दिया, इन लोगों को कम बढ़ावा दिया। तो उस कारण से जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और अब फाइनली जो है इतिहास में पहली बार बालेंद्र शाह, जो कि पहले मधेसी होंगे, ये वही मधेसी है जिनके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। और जो हिल में रहने वाले लोग हैं वो थोड़ा प्रो चाइनीज लोग होते हैं। इसलिए आप देखते होगा नेपाल कभी कभी स्टैंड ले लेता है प्रो चाइना, जो कभी दबाव होता है इंडिया की तरफ स्टैंड लेने का, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा इनके साथ जो है रोटी बेटी का रिश्ता है। और मधेसी लोग कौन है आपको आप समझ में आ चुका होगा। तो नेपाल में राजशाही के साथ साथ और उसके बाद में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें उत्तर और उससे जुड़े इलाके लंबे समय तक उपेक्षित रहे, ऑब्वियस सी बात है। और 2026 के चुनाव में इतिहास बनाते हुए जो मधेसी का क्षेत्र है, उस मधेसी के क्षेत्र को भी अब इस मेन स्ट्रीम से जोड़ा गया है। यानी कि यह समुदाय मधेसी जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल से लगे गए जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार से जो नेपाल में गए लोग हैं, और भारत से रोटी बेटी का संबंध रखने वाला जुराम जाता है। तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधि सभा में कुल 165 सीटों में से अब तक जो रुझान है, इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी को 122 सीटों पर बढ़त मिली है और 4 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो मतलब कि सरकार जो है अब इन्हीं मधेसी की बनने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, परिणाम जारी हो चुका है। और ऑब्वियस सी बात है कि जिस चुनाव में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, इन जैसे मुद्दों पर जनता ने पारंपरिक दलों को नकारते का संकेत दिया और एक नई पार्टी जो मधेसी पार्टी, जो युवाओं की पार्टी, जिसमें जो मेजोरिटी लोग हैं, जो जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, वो लोग इसमें जुड़े हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके सफल चुनाव के लिए ट्वीट करके बधाई दिया था। लेकिन अब फाइनली नेपाल में बालेंद्र शाह जो है पहले मधेसी प्रधानमंत्री होंगे। तो नेपाल में 5 मार्च को मतदान हुआ, उसके बाद लगातार मतगणना जारी है और अभी तक रिजल्ट आ चुका है। और ऑब्वियस सी बात है कि अब 165 में से 159 सीटों के साथ परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें से नेपाली कांग्रेस को 17 सीटें, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को 8 सीटें, और फॉर अ फर्स्ट टाइम जो ट्रेडिशनल इनकी पार्टियां थी उसको नकारते हुए अब मधेसी प्रधानमंत्री इन लोगों ने चुना है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने भी एक सीट पर जीत हासिल की,
कीर्तिपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी महावीर पुनः जीत हासिल करते हुए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जबकि काठमांडू घाटी के 3 जिलों में आरएसपी के सभी 15 जीत ली, जहां किसी भी अन्य दल को एक भी सीट नहीं मिली। तो ये सब जो सेंट्रल वाला हिल वाला एरिया है, इस हिल वाले एरिया में ये लोग जो है समझ लीजिए कि अपना वर्चस्व साबित किया हुआ था। लेकिन इस बार जो है चुनाव जो है पूरा एकदम समझिए कि इसके एंटी में हुआ, क्योंकि इस जेनजी प्रोटेस्ट के बाद इतना जबरदस्त हुआ। इस चुनाव में भ्रष्टाचार, भाई भतीजेवाद प्रमुख मुद्दा था। इन्हीं मुद्दों के आधार पर जो मतदाता थे उन्होंने नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को नकार दिया। बालेंद्र शाह की पार्टी को उम्मीदवार शर्मा ओली ने करीब 50,000 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि दूसरी बड़ी जीत जो है आरएसपी उम्मीदवार इंदिरा रान मगर की रही हमको यहां पर। तो कुल मिलाजुला करके पहली बार यहां से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई नेपाल में पहले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, बालेंद्र शाह बनेंगे, याद। और ये क्या है, पहले मधेसी प्रधानमंत्री हैं। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी लेकिन आपके लिए जरूरी थी। बाकी इसी टाइप से सारी चीजों को पढ़ने के लिए पेड बैच में आपको क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा। किसी टाइप का कोई डाउट हो पेड बैच से रिलेटेड, ये मेरा मेल आईडी, इस पे आप मेल कर दीजिए। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती करना चाहते हैं तो 72वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड आपके लिए प्रीलिम्स बैच है। हमारे इस प्रीलिम्स बैच की बात जब हम करते हैं तो हमारा जो प्रीलिम्स बैच है मेरे भाई, इस प्रीलिम्स बैच की खास बात क्या है पता है? इस प्रीलिम्स बैच में जब हम बात करते हैं तो हमारे इस प्रीलिम्स बैच में हम लोग 350, समझ रहे, 350 प्लस जो टॉपिक है हम इसको कह सकते हैं 350 जो आपका टॉपिक है मेन टॉपिक, इस 350 मेन टॉपिक को और 750 छोटे बड़े टॉपिक को सबको मिला करके 450 प्लस घंटे की लाइव क्लास में पढ़ाते हैं। 72nd मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलता है, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में, करंट अफेयर सेशन और अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास। ऐसे बच्चे जो जॉब में है या फिर हाउसवाइफ है जो कि लाइव क्लास नहीं देख पा रहे, वो अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। आप क्लास लेकर के हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट 8789847319। लेकिन याद रखिएगा कोड लगाइएगा आदि लाइव, ही आदि लाइव कोड लगेगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और मेंटरशिप जब आपको मेरा मिल जाएगा तो फिर उसके बाद हम आपका संडे को आपके मेल आईडी से अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आपका सॉल्व कर देंगे। मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, 100 डेज का टारगेट प्लान, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट, ये सब सारा चीज जो है इसमें आपको मिल जाता है। तो मेरे भाई अभी हमारा एक ऑफर भी चल रहा है, तो ऐसे बच्चे जो हमारे पेड क्लास में इनरोल करना चाहते हैं वो इनरोल कैसे करेंगे? तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो इसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई? तो ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं तो इसमें आप स्टेट पीसेस में जाएंगे। स्टेट पीसेस में जाने के बाद आप बिहार में जाएंगे। बिहार में जाने के बाद मिशन प्रीलिम्स का बैच है, मिशन प्रीलिम्स के बैच पे आप जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। आप देख सकते हैं आपके पास दो बैच है, गोल्ड प्लेटिनम। अभी प्राइस देखिए 4159 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाकर के ADI LIV आदि लाइव कोड लगाते हैं आपका प्राइस कितना हो गया? 3200 रुपए। याद रखिएगा आदि लाइव ही कोड लगाना है और आदि लाइव कोड लगा के आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा। तो मेरे मेंटरशिप में जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। कोर्स से रिलेटेड ब्राउजर इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आपको मैंने नंबर दिया, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। मेल आईडी दे दिया, आप जवाब देंगे। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।